चलो यार, खेलते जाओ। आजा। कबड्डी खेलते हैं। हाँ, हम 3। तू भी आ गया? चल 4 हो गए। इस तरफ आ। जा तू आगे जा। ये तू जा। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम खुली किताब लिए बैठे रहते। चल चलो यार, लेकिन अंदर आते भैया का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे तुम? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मेरा मौन रहना उन्हें यह साफ बता देता था कि हाँ, मुझे मेरा अपराध स्वीकार। और अगर इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो उम्र भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो जी चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्तू गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए। हाँ, और बड़ा बड़ा विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकता, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम इतने बेवकूफ हो, तुम मुझे देखकर बिल्कुल सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मैं ये लठाड़ सुनकर रोने लग जाता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, अब लठाड़ कौन सहे। भाई साहब उस देश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। और मैं निराश होकर सोचने लगता, क्यों ना गांव चले जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। लेकिन निराशा के बादल भी घंटे 2 घंटे में फट जाए और फिर मैं पक्का इरादा करता कि इस बार जी जान लगा दूंगा। झटपट उठ के टाइम टेबल बनाने लगता, प्रातः काल उठना, मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाना। सुबह 6 से 7 तक गणित, 7 से 8 तक भूगोल, 8 से 9 तक इतिहास, 9 से 10 तक अंग्रेजी, और फिर उसके बाद भोजन और स्कूल, वापिस आकर रिवीजन। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात, उस पर अमल करना ये दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। वो चल नहीं खेलना तो मत आया कर यार। तू मैं ही मर्जी में खेलूंगा। क्यों तेरी मर्जी? तू मत लेके आया करो यार, बार-बार क्यों लेके आया करो? चलो खेलते हैं। हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे किसी ना किसी तरह से खींच ही ले जाता है। मैं वहां जाकर सब कुछ भूल जाता था। काम कर, तू चल जा। खेलने ना, चल खेलने यार, खेलने कोई नहीं, खेलने चल। आजा तुम्हें जा, चल। कबड्डी सालाना इम्तिहान भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल भी आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 2 का फर्क रह गया। जी मैं तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों ले लो। कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेला भी और दर्जे में अव्वल भी आया। भाई साहब का बोरोब नहीं रहा, मैं आजादी से घूमने फिरने लगा। देखता हूं तुम इस साल पास हो गए हो और क्लास में अव्वल आ गए, तो तुम्हें बहुत दिमाग आ गया। लेकिन भाईजान, गुरूर तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है? और अभी तो केवल तुमने एक ही क्लास पास की है, उसी में तुम्हारा सिर फिर गया। मतलब आगे तो तुम पढ़ चुके। ये मान लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बल्कि अंधे के हाथों बढेर लग गई। मगर भाईजान, बढेर बस एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। और मेरे फेल होने पे तो मत ही जाओ तुम। जब मेरी क्लास में आओगे ना तो दांतों तले पसीने आ जाएंगे। अरे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश तान का इतिहास याद करना पड़ेगा।
सैकड़ों तो जेम्स हुए हैं और सैकड़ों हेनरी और कोड़ियों भर चार्ल्स। अरे अलजेब्रा तो छोड़ो, ज्योमेट्री तो वो तो खुदा की बना है भाई। एबीसी की जगह मैंने बीसीए लिख दिया तो पूरे नंबर कट गए। अरे एबीसी और बीसीए में क्या फर्क है? हाँ, दाल भात रोटी खाई और भात दाल रोटी, इसमें क्या धरा है? लेकिन इन परीक्षकों को क्या, उन्हें तो बस वही दिखता है जो पुस्तक में लिखा हो। तो भाईजान ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि अब तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें अवश्य डांटूंगा और हर बार तुम्हें डांटता रहूंगा। भगवान जाने ये लताड़ कब समाप्त होती है। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राणी ले लिए जाते हैं। जो विश्वास मुझे अपने ऊपर आना शुरू हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों के से जीवन कटने लगा। और अगर तुम्हें इसी तरह अपनी उम्र गंवानी है ना तो बेहतर है घर चले जाओ। यह दादा दादी का पैसा क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ संयोग से भाई साहब दोबारा फेल हो गए। मैं पास हो गया। मैंने इस बार इतनी मेहनत तो नहीं की थी, लेकिन ना जाने कैसे फिर भी दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब तो प्राणांतक परिश्रम किए थे। नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े और मैं भी रो पड़ा। भाई साहब रो रहे थे क्योंकि वो फेल हो गए थे, मैं रो रहा था क्योंकि मैं पास हो गया। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का फासला रह गया। अगर अब उन्होंने मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा कि आपने कौन सा खून जलाकर पढ़कर कोई एहसान कर दिया। अब भाई साहब पहले से बहुत ज्यादा नाम कर गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका पाते फिर भी कुछ नहीं कहते। और इसी बीच मुझे पतंगे उड़ाने का शौक लग गया। पतंगों के कंपटीशन में मैं खो जाया करता था। ये पतंगबाजी भी एक लत सी हो गई थी। अरे कट गई है! हाँ, खींचो खींच दो। अबे कट जाएगी भाई, ढील दे। अरे खींच क्यों रहा है? ढील दे। अबे तेरी कटी है। ये देख उड़ी अभी तो किसी ने तुम्हें इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। अरे एक जमाना था जब लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इसी कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़हीनी किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। और ये तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से सिर्फ एक क्लास नीचे हूं तो वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो और मैं पूरे 5 साल बड़ा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA क्यों ना हो जाओ। हमारी अम्मा ने भी आज तक कोई क्लास पास नहीं की और दादा भी शायद 5वीं 6वीं से आगे नहीं गए, लेकिन हम चाहे पूरी दुनिया की परीक्षा ही क्यों ना पास कर लें, उन्हें हमें समझाने और सुधारने का हमेशा रहेगा। और इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया और जिंदगी का हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। हम तो इतना भी नहीं जानते कि एक महीने का राशन पूरे 1 महीना तक कैसे चले। बाबूजी जो कुछ हमें भेजते हैं हम उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। अपने मास्टर साहब को देख लो, MA है कि नहीं, और वो भी यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के MA 1000 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन उनके घर का बंदोबस्त कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। पर मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। जब वो अपने घर का बंदोबस्त खुद क्या करते थे तो खर्चा पूरा ना पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहा करते थे। लेकिन जब से उनके घर की कुंजी उनकी बूढ़ी माँ ने अपने हाथों में ली है ना, घर में मानो लक्ष्मी आ गई। तो इसलिए कहता हूं मैं तुमसे पढ़ो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और ये अपने दिल से निकाल दो कि अब तुम मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो। मेरे देखते पर तुम बेरहाना चल पाओगे, समझे? और अगर यूं ना मानोगे ना तुम तो मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा। और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें आज जहर लग रही होंगी
और अगर जहर लग रही है ना, अगर जहर लग रही है तो आज ही ये जहर मेरे ऊपर उगल दो, ताकि आगे चलकर तुम इन सब चीज का हिसाब ना लो मुझसे। हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको ये कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि आप मेरे बड़े भाई साहब हैं। देखो, ये पतंगे उड़ाना और खेलने कूदने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन अगर मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हें सही राह कैसे दिखाऊंगा? मैं नहीं चाहता कि जो लोग आज मुझे ताने देते हैं वो कल चल के तुम्हें ताने दें। संयोग से उसी समय कटी हुई पतंग पकड़ ली। वो मेरी पतंग है।